तो सारा क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स से ही है, यहाँ पे है। चाहे नोमेनक्लेचर की बात करूं, मेटामेरिज्म की बात करूं हम लोग, या फिर स्टीरियोआइसोमेरिज्म, या फिर डायरेक्टली रिएक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन। चलो दो क्वेश्चन जो सर मैंने। पर मोस्टली कौन से टॉपिक से आया है? हाँ मोस्टली मतलब बताओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है? हम्म। ज्यादा क्वेश्चन जो आया इसमें कोई फिक्स टॉपिक नहीं, पूरे ऑर्गेनिक की बात करूं। ऑर्गेनिक में जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली आईपीएससी नेमिंग से है। एक क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि नोमेनक्लेचर वाले बुकलेट में है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसका मेटामेरिज्म का पार्ट है। एक क्वेश्चन जो लोग 12th में पढ़े थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कन्फॉर्मेशनल से, उससे आ रहा है। दो क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से है। कोई एक फिक्स चैप्टर नहीं कि उससे बहुत ज्यादा है वहां पे। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। जब हम रिएक्शन मैक्सिमम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसका भी जो अभी आगे पढ़ना बाकी है, उसका भी दो क्वेश्चन वहां से है, रिएक्शन मैक्सिमम वाले पार्ट से। तो हर ऑर्गेनिक के हर एक पार्ट से है। इवन लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, उसमें भी वहां से पूछा गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या पढ़ना होता है हम लोगों को? ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में। उसमें एक दिया गया था एस्पिरिन, पैरासीटामोल किस टाइप का ड्रग है, मॉर्फिन और हेरोइन वो किस टाइप का ड्रग है। तो वो सारी चीजें हम लोग क्लास में करते हैं उसमें। तो हर एक चैप्टर से, पॉलीमर वाले चैप्टर से भी है। विटामिन से पढ़ना रहा था हम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में, वहां से भी क्वेश्चन था विटामिन से। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं बोल सकते हम लोग। और ये हर साल आता है, ऐसा नहीं कि इस बार है। जब भी पेपर होता है तो ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और इनऑर्गेनिक में बात करूं, हम लोग बताओ पहले इसमें, यहाँ पे इनऑर्गेनिक में जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हुए हैं 12th में, उसका दो क्वेश्चन डायरेक्ट था। और दोनों क्वेश्चन क्लास नोट्स में होगा। एक तो क्या रहा था उसमें, ईडीटी है, जो लोग पढ़े थे वहां पे हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, उसमें एक ही पढ़े थे ईडीटी है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था उसमें। इसमें डोनर एटम कौन सा था? तो दो नाइट्रोजन और फोर ऑक्सीजन एटम। और एक फिर वीबीटी से था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें पूछा गया था अलग अलग वहां पे उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मुझे ऑप्शन कुछ याद है कि याद है, मैं बताऊं इसमें। एपीसीएन 6 4 माइनस, इसी में एक था एपीसीएन 6 3 माइनस, और इसमें सीएन की जगह फिर वाटर था। बाकी चार इसी टाइप से आ रहा था वहां पे, पॉजिटिव में वहां पे चार्ज था। यहाँ पे देखना था कि सीएन स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग होगा, वाटर वीक लिगेंड से पेयरिंग नहीं होगा वहां पे। और इसी के बेसिस पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था वहां पर, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वाड्रेंट कंपाउंड में। ये सेम एग्जांपल क्लास नोट्स का है तुम्हारा, क्लियर है यहाँ पे। अब मैं कुछ पार्ट और भी, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ से है। दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल का पार्ट। दो क्वेश्चन तुम्हारा पीरियोडिक टेबल से है। और 6 to 7, चलो मैं 6 ही मानता हूँ। 6 क्वेश्चन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, डायपोल मूवमेंट से था, बॉन्ड एंगल से था वहां पे, वेस्पर थ्योरी से था, बिल्कुल ज्योमेट्री से भी था एक क्वेश्चन डायरेक्ट वहां पे। वेस्पर थ्योरी उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्पर थ्योरी। डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन था। तो टोटल जो केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो 6 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, दो पीरियोडिक टेबल और दो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बिल्कुल बॉन्ड एंथैल्पी भी था, तो हम लोग दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी, वो क्या आ जाता है, बॉन्डिंग का ही पार्ट आ जाता है वो भी। ये सारी चीजें जो रहा था यहाँ पे, ये पहले से भी यही ट्रेंड था। इस बार भी क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस बार तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन करना जो था 45 ही था। इस बार भी 15 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे, 15 या 16 था, उसमें से 10 क्वेश्चन तुम्हारा इसी 3 चैप्टर से था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन आता है, बट दो ही क्वेश्चन था इस बार, तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो ओवरऑल इस 3 चैप्टर मिला करके तुम्हारा 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिक्स है।
पिछले 10 ईयर से यही ट्रेंड रहा है। अब ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करूं तो जो ब्लॉक केमिस्ट्री है तुम्हारा, उसमें 5 to 6 जो बच गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर ब्लॉक केमिस्ट्री से आता है, और उसमें से भी काफी आसान सा है। उसका भी जो ब्लॉक केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसका भी लॉजिक कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में करा दिया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इसी पे बेस्ड है तुम्हारा बाकी का ब्लॉक केमिस्ट्री भी। और डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन है जो कि रिएक्शन पूछा गया ब्लॉक केमिस्ट्री पे। ब्लॉक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बट ब्लॉक केमिस्ट्री का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग ड्रॉ कर चुके होते हैं केमिकल बॉन्ड में, जो कि कराया भी गया है तुमने। इस तीन चैप्टर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इस तीन चैप्टर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, तो तुम्हें नोमेनक्लेचर से लेकर के जीओसी इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट जीओसी से एक दो क्वेश्चन आता है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट चैप्टर तक केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ तक रहेगा तुम्हारा। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये नहीं बोलूँ ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं करना, उसको करना है, बट इस तीन चैप्टर पे तुम्हारा विशेष फोकस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि बहुत डिटेल में किए हुए हैं, पीरियोडिक टेबल कर रखते हो, केमिकल बॉन्डिंग कर रखते हो, इसके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तुम्हें। चलो ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अभी। बट ये सब चीजें डिस्कस करने का यहाँ पे बस एक ही मोटिव है, अभी से तब लग जाओ, क्योंकि अगला नंबर अब तुम्हारा ही है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस बार पेपर तुम्हारा सितंबर में हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मई या जून में हो जाए, उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है। जनरली पेपर मई में ही होता है, बट थोड़ा बहुत डिले होगा, जून जा सकता है, बट ऐसा नहीं कि सितंबर में होगा नेक्स्ट ईयर भी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बट इतना यहाँ पे करना जो क्लास में कराया जा रहा है, केमिस्ट्री की बात करो यहाँ पे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। बाकी अगर ऑफलाइन लेक्चर या जो जब रिजल्ट आएगा बच्चों का, मैं रिजल्ट, जिन भी लोगों का रिजल्ट अगर आएगा उनसे मैं मिल पाऊंगा, तो वो भी तुम्हें सेम गाइड करेंगे यहाँ पे कि क्लास नोट्स, या जो भी तुम्हारे सीनियर हैं उससे भी अगर पूछोगे कि क्लास नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री की बात करूँ मैं, बायो तो खैर पूरा एनसीईआरटी एक एक आता है वहाँ पे, एक एक लाइन वहाँ पे। फिजिक्स में इस बार जरूर कुछ कैलकुलेशन था, पार्ट आसान सा था, बट कुछ कैलकुलेशन लेंदी था, जिसके कारण बच्चों को डिफिकल्टी जरूर हुआ है फिजिक्स में। बट वो रहता है थोड़ा, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मैं कई बच्चों को जो कुछ आए थे मिले, अब बोलता भी हूँ कि बायो तुम कर लो 45 या 50 मिनट्स में। केमिस्ट्री में फिजिकल में कैलकुलेशन है, ऑर्गेनिक में कैलकुलेशन नहीं है, तुम्हारा 1 घंटे के अप्रॉक्स लग जाता है केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसमें तुम्हें 1 आवर 10 मिनट तुम्हें फिजिक्स में देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है, तभी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे फिजिक्स में। ये अभी से प्रैक्टिस रखना, जब भी यहाँ का भी पेपर होता है, यही सेम प्रैक्टिस रखना है तुम्हें। नहीं, एनसीईआरटी रीडिंग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा जब एक बार हम लोग कर लेंगे। देखिए तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट दिसंबर में पूरा हो जाएगा, या नवंबर एंड तक जो भी रहेगा, जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन बिल्कुल एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। बट जब हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी जब रीड करोगे तो वो काफी आसान तुम्हें लगेगा। ऑफलाइन टेस्ट कब होंगे, देखते हैं। अब तुम्हारा ही सबसे मेजर, मतलब मेजर क्या इसमें फोकस जो अब तुम ही लोग हो इसमें। अभी तक जो था कि ओल्ड एमपी था, जो कि तुम लोग अभी न्यू एमपी हो, एमपी में हो, जो ओल्ड एमपी के थे या रिपीटर के बच्चे थे उस पर फोकस था, उनका एग्जाम था। अब अगला जो तुम ही लोग फोकस हो, तुम्हें ऑफलाइन अगर पॉसिबल होगा तो ऑफलाइन टेस्ट भी कराया जाएगा। बाकी ऑफलाइन क्लास कब से हो, देखते हैं वहां पे जितना जल्दी पॉसिबल हो, गवर्नमेंट का परमिशन जैसे मिलता है, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट, बिल्कुल जिस दिन से परमिशन मिलता है उसके नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, या फिर देखिए पुराना पैटर्न क्या था 180, इस बार क्या होता है 200। क्वेश्चन तो 180 करना था अटेम्प्ट, 20 क्वेश्चन हर एक पार्ट में
बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए थे सेक्शन बी में, 15 में से 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उतना ही था। हो सकता है कि पैटर्न सेम रहे, क्योंकि पैटर्न तुरंत तुरंत चेंज नहीं होता है यहाँ पे, पैटर्न कुछ टाइम के बाद ही चेंज होगा, तो ज्यादा चांस है कि सेमी पैटर्न रहे। चलो ठीक है, हम लोग करते भी आगे कुछ पढ़ भी लेते हैं इसमें हम लोग। तो जो लोग अभी भी पेपर नहीं देखो, पेपर देखो पूरा, बायो का भी पेपर देखो, फिजिक्स का भी देखो, और कोशिश करो जो चैप्टर हो चुका है उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं रिवीजन में दिक्कत है, या अच्छे से किए नहीं उस चैप्टर को। और सॉल्व अगर हो रहा है तो फिर कॉन्फिडेंस और तुम्हारा बिल्डअप होगा कि नहीं, जो हम लोग किए हुए हैं पीछे वो अच्छे से सॉल्व हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आगे कुछ। हम लोग पढ़ रहे थे अभी हेलो एल्केन, और आज लोगों को डिस्कशन भी करना था आई थिंक इसमें, टाइम भी हो रखा है, हम लोग को डिस्कशन ही कर लेते हैं स्टार्टिंग का, सेक्शन ए बी सी डी तक, और एक सेक्शन जी भी था, फिर तुम लोग डी तक कर लें, सेक्शन ए बी सी डी। ऑर्गेन मतलब पूरे केमिस्ट्री की बात हो रही है, माने फिजिकल में भी तुम्हें करना बस यही है पूरे केमिस्ट्री में, कि तुम्हें जो क्लास नोट्स में कराया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, और जो तुम्हारा डीपीपी एंड बुकलेट, बुकलेट एंड डीपीपी उसको बस अच्छे से सॉल्व करना है। इतना आसानी से तो डॉक्टर बन रहे हो, करना क्या, लेक्चर अटेंड करना है पूरे लेक्चर को। अब कुछ लोग लेक्चर ही अटेंड नहीं कर पा रहे 1.5 घंटे का, तो फिर तो मुश्किल है। कि लेक्चर अटेंड करना है पूरा, बुकलेट सॉल्व करना है थ्योरी पढ़ाने के बाद, और डीपीपी सॉल्व करना है। इतना करके अगर डॉक्टर बन रहे हो 8-9 महीने के बाद, फिर सोच सकते हो इसमें इतना तो किया जा सकता है। ये काम अभी भी जो लोग थोड़े से अभी मतलब उतना कर नहीं रहते अच्छे से, अब तो पूरी अच्छी तरह से लग जाओ इसमें, क्योंकि स्कोरिंग क्वेश्चन आसान है, दैट मीन्स पेपर ओवरऑल स्कोर अच्छा जाएगा, मतलब जो तुम्हारा कट ऑफ है, इस बार का भी कट ऑफ तुम्हारा 550 प्लस ही जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 550 या 570 भी जा सकता है, दैट इसी रेंज में रहेगा तुम्हारा। तो 570 प्लस अगर स्कोर लाते हो, देन तुम्हारा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट कंफर्म हो पाएगा। कितने मार्क्स सर? आउट ऑफ 720, 550 प्लस, हाँ। आउट ऑफ 720 550 प्लस, और एक टारगेट रखना है कि 550 प्लस मुझे लाना है। और यहाँ का जो तुम्हारा स्कोर आ रहा है उससे काफी आसान पेपर आता है वहाँ पे, जो भी कल का भी पेपर था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेजनेस में टेस्ट होता है यहाँ पे अगर 500 या 500 के आसपास भी हो, तो तुम आराम से वहाँ पे 560, 570, 600 आराम से पहुंच सकते हो। और जो लोग अभी यहाँ पे 550 ला रहे हो, दैट मीन्स 80 मार्क्स अपना एडिशनल ऐड कर लो, 70 to 80 मार्क्स जो यहाँ पे स्कोर है, फाइनल पेपर में ला सकते हो। इसका एक टारगेट बनाना है कि तुम्हें कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। बायो है तो बायो में तो 300 से नीचे स्कोर हो ही नहीं, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना चाह रहे हो, या 300 के आसपास भी है किसी टेस्ट में, तो मतलब 300 के आसपास होना चाहिए तुम्हारा, 330, 340 इस टाइप से स्कोर होना चाहिए बायो में। केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में भी तुम्हारा क्या 150 के अराउंड हो स्कोर, 130 भी है, तो अगर किसी टेस्ट में 130 पे, तो ये नहीं है, 130, 140, 150, 160 इस टाइप से। ये 300, 150, तो फिर तुम्हारा 450 हो पाता है। और बाकी फिजिक्स अगर थोड़ा लेंदे हमेशा रहता है, इसमें तुम अगर 120 या 130 भी ऐड कर लेते हैं इसमें फिजिक्स में, तो तुम्हारा 580 तक चला जाएगा, 580 तक। और इतना स्कोर आ रहा है देन तब एक सीट कंफर्म है तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पे अगर इतना स्कोर ला रहे हो, तो फिर फाइनल पेपर में तो 640, 650 तक जा सकते हो उसमें। तो जब भी यहाँ का भी पेपर होता है तो उसको ऐसा नहीं कि पेपर है, पेपर जा करके दे दिए। एक एक क्वेश्चन में जो यहाँ पे बनाता है यहाँ पे, या बाकी सर जो बनाते हैं, वो रिलेवेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो तुम्हारा पूछा जा रहा है, ना तो टफ पूछा जाता है, थोड़ा सा उसमें रहता है कि
जो लेवल है वो थोड़ा टफ ही रहता है वहाँ पे, बट फिर भी एक टारगेट रखना है कि इस पार्ट में मुझे इतना स्कोर करना है, इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है जब भी पेपर होगा। और फिजिक्स पे तो फोकस करोगे यहाँ पे, क्योंकि विदाउट फिजिक्स, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है लेकिन फिजिक्स भी करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि फिजिक्स में तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ, कुछ लोग है कि मैं रिजल्ट देखता हूँ कभी कभी कि सिर्फ बायो में स्कोर कर रहे हो, बायो मान लो कि तुम 360 आउट ऑफ 360 कर भी लिए, फिर भी तुम्हें केमिस्ट्री में कम से कम 130 जाना पड़ेगा, 100 जाना पड़ेगा तुम्हें, तो फिर 580 590 पहुंच पाओगे। तो सिर्फ बायो तो मैं वहां तक ले जाएगा, बट जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है ये तुम्हें मेडिकल कॉलेज के गेट के पार करा देगा। बायो से तुम गेट तक तो पहुंच जाओगे, बट तुम्हें गेट के पार जाना है, कॉलेज में इन करना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी मतलब ध्यान देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है फिर। पिछले वाला कटअप जो था वो 570 के अप्रॉक्स ही था, 570 580। बाकी वो वेरी करता है तुम्हारा ये स्टेट वाइज भी वेरी करता है कि महाराष्ट्र में तो उसका कुछ कटअप थोड़ा बहुत ये रहता है, तो महाराष्ट्र का फाटा सर बता पाएंगे डिटेल में कि क्या कटअप था प्रीवियस ईयर, और इस बार का भी कटअप आएगा तो क्या रहेगा। मतलब ओवरऑल ये स्कोर करते हो इसमें तुम 550 प्लस अगर टारगेट है तुम्हारा, और 550 प्लस बहुत आसानी से ला सकते हो। 300 बायो ये टारगेट रखना है, और फिर इसमें तुम्हारा केमिस्ट्री में 150 में 140 भी आ रहा है, 130 भी आ रहा है, तो सही है। अपने आप फिर वो 20 मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, फाइनल पेपर दोगे 20 25। एक टारगेट लेकर के चलोगे तभी फिर रिजल्ट आ पाता है, ऐसा नहीं कि रैंडम बस टेस्ट है दे दी है। बताओ क्या पूछ रहे हो वेदांत? इसमें देखते हैं इसमें रेजिडेंस का, इसमें जो रहा था अभी कोटा से क्या है नहीं है, यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं तो मैंने अभी डिस्कस नहीं हुआ है, तो बच्चे मार्क्स एड किए होंगे, पाठक को शायद ज्यादा आइडिया होगा, बट जहाँ तक अभी ग्रुप में भेजा था 2-3 बच्चों का यहाँ पे 600 प्लस है यहाँ पे, 3 या 4 बच्चों का जो भी है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी, बच्चे कुछ अभी एड ही कर रहे हैं, कल पेपर दिए हैं, तो 1 से 2 दिनों में और क्लियरली पता चल जाएगा कि अपने सेंटर पे बच्चों का क्या आ रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें, यहाँ पे अभी कुछ पढ़ भी लें। टोटल कितने बच्चे थे इस बार, मतलब अपने सेंटर से ऑलमोस्ट 80 या 90 बच्चे एकदम, 90 90 या कुछ बच्चे अटेंड नहीं भी कर रहे थे, 90 या 100 अप्रॉक्स मानो, यहाँ पे 90 टू 100 स्टूडेंट अपियर हुए थे। ओल्ड एमटी मेडिकल रिपीटर जो बेच था वहाँ पे, देखते हैं वो सारी चीज, जब रिजल्ट आएगा तुम्हें बताया जाएगा क्या रहेगा, उनसे मिलवाया जाएगा। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी हम लोग को डिस्कशन कर लें आगे, तभी इतना टाइम नहीं, तुम लोग नेक्स्ट आगे पढ़े तो आगे डिस्कशन ही कर लेते हैं, प्रॉपर टाइम मिल गया होगा, तुम लोगों को कर भी लिए हो गए। रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो रिजल्ट इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा, रिजल्ट 30 सितंबर को। इसी मंथ के लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट तुम्हारा। बाकी रिजल्ट तो बच्चों का आ ही चुका है, क्वेश्चन पेपर है उनका, ये ऑफिशियल आंसर की तो बात में आता, बट हर एक इंस्टीट्यूट का, रेजिडेंस का है, इनका हर एक इंस्टीट्यूट का आ चुका है आंसर की, उससे मैच करा सकते हो। मतलब जो भी बच्चे दिए हैं, जैसे कल पेपर हुआ, आज ही बच्चों का रिजल्ट पता चलेगा कितने स्कोर आ रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे। बाकी ऑफिशियल की एनटीए रिजल्ट ये रिलीज करता है 8 to 10 डेज में, तो आता है ऑफिशियल आंसर की। तो ठीक है, बताओ इसमें, चेक करो इसमें मॉडल निकालो, हाइलो अल्किन रिएक्शन बैठने वाला, इसमें एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए, बी,
C and section D, इसमें क्या क्या डॉट है तो बताओ। एक मिनट देखो इसमें डॉट बताओ। क्वेश्चन नंबर A3, A9, 10, A7 सेक्शन के साथ बताओ इसमें 3, 7, 9, 10, 2 भी है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा डाउट होगा नहीं, फिर भी देखते हैं इसमें जो भी बता रहा हो सेक्शन के साथ बताओगे क्योंकि तो सारा डॉट ले पाऊंगा यहाँ पे। 3, 9, 10, 7 आ गया, उसमें 2 भी था, आ गया ऑलरेडी, 9 आ गया है। तो सेक्शन बी सी भी बताओ इसमें क्या डाउट है उसमें। बी में 5, 10, 15 सी में 10, 13, 15, 16 बी में 1, 4, 5, 8 चक्कर यायला लागले मला 5, 8 in C14 तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। 4, 13, 15, 16 आ चुका ऑलरेडी। D7 हम लोग कर लेते हैं, पहले यहाँ पे है ABCD के अलावा सी में 10, 13, 15, 16 ऑलरेडी आ चुका है। जी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, ये 4 सेक्शन सफिशिएंट क्वेश्चन पहले हम इसको डिस्कस कर लें, जी पे आते हैं अगर ये हो जाता है तो। बी में 11, 12 अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इतना पूछ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन बताने मुझे नहीं है, लेकिन बट अगर ये सेम क्वेश्चन अगर तुम्हारा बुकलेट से नोट से है फिर तो उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ही नहीं। तो इतना तो अब होना चाहिए इस लेवल में, सेम क्वेश्चन क्लास नोट में कराएगा तो सॉल्व होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पहले इतना यहाँ पे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर A2 सर कोई तो भी अनम्यूट है, बहुत आवाज आ रहा है। हाँ बताओ। सर कोई तो भी अनम्यूट है, उसको म्यूट करने बोलिए ना। क्या चेक करता हूँ इसमें, बाकी सब लोग इसमें जो रहता है यहाँ पे जो भी रोल नंबर दिया गया तुम लोगों को यहाँ पे, उस रोल नंबर से अगर इंटर करते हो तो फिर तो ज्यादा आसान आता है इसमें यहाँ पर। तो ठीक है, देखते हैं इसमें, स्टार्ट करता हूँ A2। अब A2 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें A2 में, ये ऑप्शन क्या है तुम्हारा, एसीटोन है। बी के सेकंड ऑप्शन क्या है, एसिटिक एसिड। सी क्या है तुम्हारा, DMSO। इस टाइप से लिखा गया, दैट मींस क्या है, H डबल बॉन्ड हो DMSO। और फोर्थ क्या आ रहा है तुम्हारा उसमें, जो भी कंपाउंड है फोर्थ, बट वहां पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दैट मींस वो क्या रहेगा वहां पे, पोलर अप्रोटिक। तुम्हारा एसीटोन फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन DMSO, फोर्थ जो आ रहा है जो भी कंपाउंड का नेम है N, N डाइमिथाइल एसिटामाइड, उसको शॉर्ट में बोलते हैं DMA।
वो तीनों क्या था, पोलर ऑपरेटिव सॉल्वेंट। तो सिर्फ एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो वो क्या रहेगा, पोलर कोटिंग। ये तो क्वेश्चन होना चाहिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोफाइल आर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज हैविंग वैकेंट p और d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों आ जाता है। पास में लिख रखे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज भी है और हैविंग वैकेंट p और d ऑर्बिटल, p एंड d ऑर्बिटल भी हो सकता है उसके पास। आंसर 4 आ जाता है, 1 एंड 2 बोथ। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार जाकर के रीड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल में 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखा रखा है, उसको रीड करो तो अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। A3 का आंसर आया था 4। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होता है और उसके पास वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following has maximum nucleophilicity। देखो एक क्वेश्चन नंबर A7 में आता है, अब बोला जा रहा है कि मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी किस में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 3 में कंपेयर करना है। यहाँ पे CH3 माइनस, NH2 माइनस और CH3O माइनस। इसमें तुम लोग बताओ आंसर क्या रहा है इसमें, 1 2 3 में ऑर्डर क्या रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। 1 2 3 CH3 माइनस, NH2 माइनस, CH3O माइनस। 1 2 3 तो ये इसमें लॉजिक क्या रहेगा, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज ऑप्शन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट मींस इसका लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। दैट मींस इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन CH2O माइनस। क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस ये लेस स्टेबल और लेस स्टेबल है, तो अपना लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, इसका ज्यादा रहेगा बाकी। अब तुम्हारा 3 एंड 4 आ गया, तो 3 एंड 4 में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी 3 एंड 4 में। थ्री का, 4 का नहीं आएगा, वो क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी तुम्हारा 3 का होगा। इसका लॉजिक भी क्या था, यहाँ पे है तुम्हें पढ़े थे स्टेरिक इफेक्ट, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सिंग में जाके देखो, न्यूक्लियोफिलिटी में उसमें पढ़ोगे स्टेरिक इफेक्ट। और स्टेरिक इफेक्ट में ये सेम एग्जांपल वहां पे कराया गया होगा, CH3O माइनस। इसमें अगर बेसिसिटी पूछा जाता देन टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड का ज्यादा रहता है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3O माइनस का ज्यादा है, क्योंकि ये साइज में स्मॉलर है, ये इजिली किसी कार्बन तक अप्रोच करके उस पर अटैक कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तुम्हारा थर्ड का ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें लार्जर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ये इजिली अटैक नहीं कर पाएगा किसी कार्बन पे, इसका न्यूक्लियोफिलिटी कम हो जाता है। जबकि बेसिसिटी ऑर्डर उल्टा था इस दोनों का। सही है, इसमें ये चीज तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ओवरऑल जो आंसर आ जाता है वो क्या आता है, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिटी, वो तो फर्स्ट का ही रहेगा, CH3 माइनस। A9, A9 में बोला जा रहा है कि द करेक्ट लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। तो करेक्ट लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर में क्या सोचना है कि अगर कोई न्यूट्रल है तो वो मोर लिविंग, उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा रहेगा, A9 का फर्स्ट ऑप्शन। और बेसिक लॉजिक क्या था इसमें कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है वो बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा। यहाँ पे OH माइनस और H2O, यहाँ पे दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा, H2O, क्योंकि न्यूट्रल बन के बाहर जा रहा है और ये स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप रहता है। ये भी हम लोग क्लास में लिखे हुआ है। ये OH माइनस और H2O तो वाटर बेटर लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड में OH माइनस और SH माइनस, इसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा, जो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों एनायन आ रहा है। तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो लार्जर साइज एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये मोर स्टेबल। सही, बिल्कुल यहाँ पे आंसर SH माइनस मोर स्टेबल है, दैट मींस ये बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा यहाँ पे तुम्हारा SH माइनस, क्योंकि लार्जर साइज एटम पे नेगेटिव चार्ज। थर्ड ऑप्शन की बात करें हम लोग इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसमें क्या रहा तुम्हारा O माइनस यहाँ पे।
अब इस दोनों में देखना है कि दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है 1 एंड 2 में, विच रीजन बताना है। 1 2 में मोर स्टेबल 1, रीजन क्या होगा वहां पे, रेजोनेंस का, और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कोई भी रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, दैट मींस ये मोर स्टेबल और ये मोर स्टेबल, दैट मींस ये बेटर लिविंग ग्रुप। आंसर आ जाता है इसका थर्ड। फोर्थ में तुम लोग जानते हैं कि Cl माइनस और I माइनस में I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। A10 की बात करें हम लोग, इसमें A10 में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ईथर आर। ईथर क्या होता है, कोई भी ईथर ले लेते हैं, ये क्या होगा यहाँ पे, लिविस बेस या लिविस एसिड। तो इसमें यहाँ पे ये कोई मॉलिक्यूल, इसमें सोचना है कि लिविस एसिड या लिविस बेस क्या हो सकता है। लेविस बेस। लिविस बेस सिंपल सा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर थी, लोन पेयर डोनेट कर पाएगा और लोन पेयर डोनर है, दैट मींस लिविस बेस। तो आंसर क्या आता है इसका, लिविस बेस, बेस हो जाता है। कुछ भी रटना नहीं है ऑर्गेनिक में, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, बट इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जब भी सॉल्व करो इसको तो रिवीजन करके ही सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हम लोग इसमें फिर सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में बहुत ज्यादा डाउट है तुम लोगों का, बट एक भी डॉट ऐसा नहीं, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जो तुम लोग क्लास नोट्स में ना कर रखते हो। इसलिए क्लास नोट्स कुछ लोग बना रहे हो अच्छे से, कुछ लोग बस लेक्चर अटेंड कर दो लास्ट में, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेक्चर जब रहेगा तुम्हारे पास लेक्चर नोट्स बना हुआ, जब एग्जाम नजदीक आता है उस टाइम भी अगर मन करेगा पढ़ने का, जिनका अभी नहीं कर रहा है वो भी फिर कर पाओगे, लेकिन जब लेक्चर नोट्स ही नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल है, मन भी करेगा तो नहीं फिर कर पाओगे लास्ट में। तो नोट्स तो एक प्रॉपर हुई। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, B1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लीवेज ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सिग्मा बॉन्ड। यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्लीवेज ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाई बॉन्ड, ये नहीं होगा। क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये भी नहीं रहेगा। तुम्हारा B1 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ये तो था RX न्यूक्लियोफाइल, ये आकर के अटैक करता था और ये X को रिप्लेस करता था। तो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक पाई बॉन्ड, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। RX का सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज लिव कर रहा है यहाँ पे और ये RNU बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आंसर क्या आता है 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर वो थर्ड ऑप्शन एडिशन रिएक्शन में होगा ना, क्लीवेज ऑफ अ पाई बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन क्लीवेज ऑफ अ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल वो एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं वहाँ पे। एक पाई बॉन्ड हट रहा है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो एडिशन का हो पाएगा वो थर्ड। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा गया तो आंसर क्या आता है 1। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा B4 B5। B4 में बोला जा रहा है SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं रहेगा। SN1 रिएक्शन क्या होता है, किसका फेवर करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट का यूज करते हैं पोलर प्रोटिक, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा। बल्कि ग्रुप ऑन कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन एटम, सेकंड आ जाएगा। स्मॉलर ग्रुप ऑन कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन एटम, नन ऑफ दीज। B4 का आंसर क्या आता है सेकंड। कैसे सोच रहे हैं वहां पे कि बल्कि ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि CH3 जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है उसी कार्बन पे जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, दैट मीन्स जब ये लिविंग ग्रुप लिव करेगा यहाँ से, जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा वो मोर स्टेबल हो पाता है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन होगा या प्लस आई से स्ट्राइज हो रहा होगा। SN1 क्या होता है, जब बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो उसको फेवर करता है,
और स्मॉलर ग्रुप कब फेवर करेगा, जब SN2 रहेगा। देखते हैं B5 पे आते हैं, उसका B5 का थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं B5 को भी। तो B4 तो क्लियर, तो B4 का आंसर क्या आएगा तुम्हारा सेकेंड, क्योंकि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा इस कार्बन पे उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो पाता है, उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, दैट मींस वो फेवर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following undergoes nucleophilic substitution by SN1 mechanism। अब देखने कि यहाँ पे B5 में इथाइल क्लोराइड में सबकी बात करें, इथाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या रहता है पहले स्ट्रक्चर पता हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो नोमेनक्लेचर से डायरेक्टली पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन और था जिसमें कि नोमेनक्लेचर का यूज आ रहा था, तो IPSC नोमेनक्लेचर को भी छोड़ना नहीं, उसको भी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उतना तुम्हारा बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो। और क्लोरोबेंजीन, ये सेम एग्जांपल भी हम लोग क्लास में कर रखे हैं, SN1 के लास्ट में हम लोग पढ़े हुए थे कि which of the following compound does not show SN1 reaction। इसमें कुछ मैंने 5-6 कंपाउंड लिखाया था, इसमें कि ये कंपाउंड्स भी था, ये दोनों कभी भी SN1 शो नहीं करता। रीजन क्या था इसका बताओ तुम लोग, विनाइल क्लोराइड और ये फिनाइल क्लोराइड, ये दोनों कभी भी SN1 शो नहीं करता। बताओ सब लोग बताओ। उसमें रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है यहाँ पर, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाती है लिव ही नहीं कर पाएगा, और जब लिव ही नहीं करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। फर्स्ट क्यों ये नहीं शो कर रहा है SN2, ये SN1 क्यों नहीं शो करेगा, ये कर सकता है SN1, बट फेवर किसको ज्यादा करता है ये कंपाउंड जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, SN2 को। क्राउडिंग कम है, SN2 फेवर करेगा, मैं लास्ट में लिख भी रखे थे, ये SN2 शो करता है यहाँ पे। एक ही ऑप्शन तुम्हारा बच गया, ये बेंजाइल क्लोराइड। अब ये SN1 क्यों शो कर रहा है, SN1 शो करने का रीजन, SN2 भी शो करता है, बट SN1 शो करने का मेन रीजन क्या है यहाँ पे, जब ये लीव करेगा जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है तीनों पाई बॉन्ड के साथ, दैट मींस ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस SN1 यही शो कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पे, है इस तरीके से सोचना था। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा आ गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड 50%, एक्वस इथेनॉल, या सॉल्वोलिसिस बोला जा रहा है यहाँ पे वाटर में ले सकते थे या फिर एक्वस इथेनॉल। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर ही है, और इथेनॉल का मतलब क्या है, C2H5OH। ये न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट दोनों कैसा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और एज ए सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है ये, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट मींस तो न्यूक्लियोफाइल और जो सॉल्वेंट आ रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। न्यूक्लियोफाइल कैसा, स्ट्रॉन्ग या वीक, दोनों कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग, क्यों, मैंने कंडीशन बताया हुआ था वीक का और स्ट्रॉन्ग का, कि जो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली वीक के कैटेगरी में है, और जो भी नेगेटिवली चार्ज रहेगा वो क्या रहता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में। यही तो लॉजिक था। यही वाटर अगर OH माइनस के फॉर्म में होता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यही C2H5OH इस टाइप से होता, ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट ये न्यूट्रल है, दैट मींस ये वीक न्यूक्लियोफाइल। ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये बिल्कुल रीजन न्यूट्रल है तो वीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, दैट मींस रिएक्शन क्या कराना यहाँ पे है, SN1। क्लियर है। और जब SN1 होगा तो वहां पे देखना है कि जो कार्बोकेटायन बाहर बनेगा Cl माइनस के लीव करने के बाद, तो तुम्हारा क्या रहेगा, एज ए एक्सेप्शन सेकंड ऑप्शन जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन आ रहा है, दैट मींस वो तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा उसमें,
2 3 1। इसका आंसर चेक कर लो, ये क्या रहेगा इसमें तुम्हारा 2 3 1 टाइप का एक भी नहीं है इसमें। फिर क्या कर सकते हो इसमें, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है जिसमें, रेजोनेंस किसमें हो रहा है तुम्हारा थर्ड में, जैसे ये ऑर्डर आता बट ये है ही नहीं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें कि 3 का सबसे ज्यादा हो क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है 3, बट ये ऑप्शन होता तो ये मोर करेक्ट होता ही है। बट इसमें ये भी पॉसिबिलिटी क्योंकि 2 एंड 3 का जो स्टेबिलिटी होता है ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है वो 3 2 1। ये आंसर आ जाता तुम्हारा 3 2 1 फर्स्ट। ये रेजोनेंस हो रहा है इसमें 3 में, इसमें नंबर ऑफ अल्फा से ज्यादा होगा देन फर्स्ट। इस टाइप से सोचना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 10 में बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्रिसिपिटेट विद एक्वस AgNO3। इसका मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्वस AgNO3 के साथ प्रिसिपिटेट नहीं देगा, दैट मींस AgBr नहीं फॉर्म करेगा वो। और AgBr फॉर्म नहीं करने का मतलब क्या है, दैट मींस AgBr जब फॉर्म करेगा पीपीटी फॉर्म करेगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ B10, उसमें होगा क्या Br माइनस कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, और जब Br माइनस बाहर जाएगा वहां पे तभी तो वो पीपीटी बनाएगा। बोला जा रहा है कि किस केस में पीपीटी फॉर्म नहीं हो, जिसमें कि Br माइनस बाहर नहीं जाएगा। ऑप्शन देखने की ए में Br माइनस बाहर जा पाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। 2 में भी Br माइनस बाहर जा पाएगा, B10 की बात कर रहा हूँ तो उसका जो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि Br माइनस के बाहर जाने के कारण वो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनता है, 3 भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बट जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ से अगर Br माइनस बाहर चला गया, Br माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, क्योंकि तभी AgBr बन पाएगा, Ag प्लस Br माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, जैसे Br माइनस अगर बाहर जाता है, ये बाहर जाएगा या नहीं जाएगा तो कहीं सोचना है। अब ये जो फॉर्म हो गया तो ये कैसा कंपाउंड है तुम्हारा, किस नेचर का है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो ये सब लोगों का वो क्या यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। और जैसे एंटी एरोमेटिक आ गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी SN1 को नहीं करेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, ये Br माइनस यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं। और जब Br माइनस यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है, जो कि बनेगा ही नहीं, दैट मींस ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग क्लास में किए भी हैं, यहाँ से ये AgBr पीपीटी नहीं फॉर्म हो पाएगा क्योंकि Br माइनस बाहर जाएगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाता 4। B11 neopentyl bromide is allowed to react with aqueous acetone. The major product formed in the reaction is। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है देख लोगे B11। अब जिनको ये नेम ही नहीं पता था तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ये आ रहा है तुम्हारा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि वाटर और एसीटोन बोला जा रहा है, एक्वस एसीटोन। तो वैसे वाटर क्या है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है खुद ये निकलियोफाइल भी है, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर एसीटोन तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, बट ठीक है एसीटोन आता है यहाँ पे, जो एसीटोन आता है वो वाटर और इस सबस्ट्रेट को स्टलाइज करता है यहाँ पे। तो वाटर के साथ अगर एसीटोन आ रहा है ये भी क्या शो करेगा तुम्हारा SN1, क्योंकि वाटर कहीं ना कहीं एक्सेस में रहता है तो वाटर डोमिनेट करता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, और ये क्या आता है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल भी यही है, यहाँ पर भी SN1 ही रहता है। एसीटोन का काम यहाँ पे ये रहता है कि वाटर को भी वो स्टेबलाइज कर रहा होता है और इस सबस्ट्रेट को भी। वाटर एसीटोन कहीं भी आ रहा हो रिएक्शन में, याद क्या रखना है, वो हमेशा क्या शो करेगा SN1, क्योंकि वाटर एक्सेस में रहता है, दैट मींस वाटर ही तो हम लोग ध्यान में रखते हुए उसी को रेस्पेक्ट लेते हुए हम लोग रिएक्शन कराते हैं, दैट मींस SN1 होगा। और जब SN1 होगा इतना पता चल गया यहाँ पे है, तब कर सकते थे Br माइनस बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, CH3 इधर आ जाता है यहाँ पे, CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज,
CH2 CH2, ये सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते थे। जैसे कोई विचार यहाँ पे आया, अब वाटर का OH आकर के ऐड हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल प्रोडक्ट आ जाता तुम्हारा इसमें सेकेंड। नेक्स्ट है इसमें लास्ट क्वेश्चन 12 के 15 में देख लेते हैं। B12 में क्या दिक्कत, Br माइनस बाहर जाता, SN1 कराना है, वीक निक्लियोफाइल है, पोलर कोटिक सॉल्वेंट भी है, E2H इथाइल अल्कोहल, SN1 होगा, और SN1 होगा तो उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा देते, कार्बोकेटाइन इधर आ जाता, और यहीं पे इथाइल अल्कोहल का OET आकर के हो जाता, H2 डिपोर्टनेट हो जाता हमेशा। ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पे इस टाइम सोचना था। B15 में एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू अल्काइल हैलाइड Q2। इसका रीजन क्या है B15 का? एराइल हैलाइड क्या होता है, एरोमेटिक से कनेक्टेड, और नॉर्मल अल्काइल हैलाइड को भी ले लेते इस टाइप से, यहाँ का अल्काइल हैलाइड। ये कैसा कार्बन है तुम्हारा, ये sp3, दैट मीन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये sp2 कार्बन हो जा रहा है क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड भी है। sp2 कार्बन डबल बॉन्ड के कारण ये यहाँ पे रेजोनेंस हो पाता है। इसका जो रीजन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन, हैलोजन से क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस वाले पॉइंट को ही अलग तरीके से लिखा गया है 4 ऑप्शन में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन, दैट मींस रेजोनेंस हो रहा है। रीजन क्या हो जाता है उसका 4, लॉन्गर कार्बन हैलोजन बॉन्ड वो नहीं रहेगा, इंडक्टिव रीजन नहीं है, लेस स्टेबल कार्बन आयन, इसमें तो कार्बन आयन बनता ही नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 4। तो रेजोनेंस वाले पॉइंट को यहाँ पे अलग तरीके से लिख दिया गया कि sp2 कार्बन। क्लियर है, यहाँ पे यह इस तरीके से सोचना था। सी की बात करें, सेक्शन सी में C4 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें C4 में बोला जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर C3 C4 वो क्लास में करते हैं यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है C3 C4, इसको क्लास नोट्स में तुम नोट भी कर लोगे यहाँ पे ही। मान लो कि यहाँ पे RCH2X है, ये थ्योरी वाले पार्ट में नोट करना है सब लोगों को। RCH2X है और यहाँ पे NaCN है या फिर KCN है, दोनों में से कोई भी हो, और यहाँ पे क्या हो तुम्हारा AgCN आ रहा हो। देखोगे ध्यान से, यहाँ पे वैसे रिएक्शन लोग करते हैं भी है लास्ट में मिसलेनियस रिएक्शन, बट यहाँ पे दे दिया गया है, यहीं पे ध्यान दोगे। अब यहाँ पे दिया गया रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद इथेनोइक KCN प्रीडोमिनेटली क्या फॉर्म करता है, और उसी तरीके से फिर सिल्वर साइनाइड AgCN। बट इसको कहीं अलग लिखोगे, जहाँ हम लोग पिछले क्लास में खत्म किए तो ईथर का पढ़ रहे थे, उसका अलग अलग केस रहा था, तो वहां पे मत लिखना इसको। ये जो रिएक्शन, दो रिएक्शन है बेसिकली, जहाँ कहीं भी SN2 में स्पेस हो या पेज के ऊपर लिख लोगे इसको कि RCH2X है और NaCN या KCN है, इसमें क्या बनता है यहाँ पे तुम्हारा RCH2CN मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें RCH2NC, एक में साइनाइड और एक में आइसोसाइनाइड। रीजन देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसका रीजन देखने के लिए सब लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में फाजान्स रूल। फाजान्स रूल से तुम्हें बताना है इसमें कि एक तुम्हारा NaCN है या KCN है और एक AgCN है, दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है यहाँ पे फाजान्स रूल से। NaCN और AgCN में
कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? इसको 1 और 2 बोलूं अगर मैं यहाँ एजीसीएन। एजीसीएन का रीजन क्या है बताओ कोई भी एक। एजीसीएन क्यों कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है वहां पे एजीसीएन? आंसर सही है, इसका कुछ पढ़े होंगे आजम रूल में। एजीसीएन मोर कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसका रीजन एक बार जाकर के रिवाइज भी करना। इसका जो कन्फिगरेशन होता है एजी प्लस का, अगर होता है ऐसा यहाँ पर, ये Na प्लस, इसमें क्या होता है यहाँ पे स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, और ये मोर पोलराइजेशन सही है वो, बट एग्जैक्ट रीजन क्या था यहाँ पे स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन एजी प्लस का। ये टर्म कुछ पढ़े तुम लोग? स्यूडो इनर्ट गैस कुछ याद आ रहा हो, ऐसा कुछ पढ़े बताओ चैट बॉक्स में, यस या नो। ये स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन Na प्लस तो नियोन का आ गया, ये नहीं पढ़े तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो NaCN और AgCN में मोर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है AgCN का? इसका रीजन क्या होता है कि Ag प्लस का जो कन्फिगरेशन आता है वो क्या होता है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। तो देखते हैं, मैं वैसे ये बॉन्डिंग का पार्ट है, बट देख लेते हैं 2 मिनट यहाँ पे हम लोग कि NaCN तो किसका कन्फिगरेशन ऑप्शन कर लिया नियोन का, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया 10 इलेक्ट्रॉन बचा, दैट मींस इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन ऑप्शन कर लिया ये। बट और इनर्ट गैस बोलने का मतलब क्या है 1s2 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट कंप्लीट है। Ag प्लस का जब कन्फिगरेशन लिखोगे तुम, Ag प्लस का जो कन्फिगरेशन होता है इसमें क्या लिखोगे आर्गन। अगर मैं आर्गन से स्टार्ट करूं, इसमें आर्गन 3d10 4s2 4p6, इसका तो पता, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। 4s2 4p6 4d10 मैं एक साथ लिखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी वो एनर्जी ऑर्डर से ही जाता है, इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। तो आर्गन का 18 प्लस 10 28 28 प्लस 2 30 प्लस 36 और 10 46। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, बचा कितना 46। जब Ag प्लस का कन्फिगरेशन लिखते हो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है sp_d सब फुल फील्ड है, यहाँ पे sb फुल फील्ड है p4 का, pb फुल फील्ड है और db फुल फील्ड है। तो ये भी एक्चुअल में ये इनर्ट गैस कन्फिगरेशन नहीं आ रहा है, बट ये भी sp_d सब फुल फील्ड होने के चलते आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये भी सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका भी फुल फील्ड होता है जैसा कि किसी भी इनर्ट गैस कन्फिगरेशन का देखते हो। ये क्या रहता है फुल फील्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनर्ट गैस है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और सब फुल फील्ड sp_d जो भी है उसके पास, वो अगर सब फुल फील्ड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। और ड्यू टू स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन AgCN का जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, इसका पोलराइजेशन ज्यादा हो पाता है यहाँ पे। अब आगे सोचना, ये दोनों डिटेल में रीजन देख रहे थे इसका, याद रखोगे आगे भी कि जब भी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन का क्वेश्चन आता है या कहीं पे आता है, उसका मतलब क्या उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फिर जानते हैं कि इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता है। तो यहाँ पे AgCN का मोर कोवैलेंट कैरेक्टर है, AgCN का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो NaCN का क्या ज्यादा होगा आयोनिक कैरेक्टर, और NaCN का अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है ये क्या होता है आयंस में ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, Na प्लस और Cn माइनस, या KCN है तो K प्लस और Cn माइनस में ब्रेक हो जाता है।
तो पहले ये जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा NaCN का आती है, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और जब आयंस में ब्रेक हो जाता है, इसमें जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो लोन पेयर है, ये आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये X- बाहर जाता है, और फाइनली तुम्हारा RCH2CN प्लस NaX या KX जो भी होगा यहाँ पे बन जाता है। जबकि AgCN का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और जब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता पहले, और जब आयंस में ब्रेक नहीं होता इसमें, तो AgCN का ये स्ट्रक्चर आ जाता है, और जब ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ही आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये X- को बाहर करता है, और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर आकर के अटैक कर रहा है कार्बन पे, और X को बाहर कर रहा है, और बाद में जब X- बाहर चला जाता है यहाँ पे, देन ये Ag+ को बाहर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साइड से अटैक कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या बनता है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट, यही बनता है इसमें, और इसमें क्या बनेगा, साइनाइड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी नोट कर लो यहीं पे, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन दिया गया है। बट जहाँ पे हम लोग केस लिख रहे थे वहां पे मत लिखो, SN2 जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए वहां से कहीं भी स्पेस है, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़े हैं उसके आसपास स्पेस है, तो वहां पे नोट कर लेते हैं इस रिएक्शन को। क्वेश्चन नंबर C3 C4 आई थिंक अब कर लोगे। C3 में क्या बोला जा रहा है, KCN है, उसमें साइनाइड बन जाएगा, और सिल्वर साइनाइड है AgCN है, तो उसमें क्या बन जाता है मेजर प्रोडक्ट, आइसोसाइनाइड। रीजन इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बाकी जो भी लगता है नोट कर सकते हो यहाँ पे। बट रीजन क्या याद रखना है कि NaCN का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और AgCN का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। साधारण रूप से हम लोग ये चीजें जानते हैं, और जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा थी आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता है, तो नाइट्रोजन के साइड से अटैक करता है, और ये जब आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो CN- यहाँ पे कार्बन के साइड से अटैक करता है यहाँ पे, क्योंकि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है यहाँ, एक में साइनाइड और दूसरे में आइसोसाइनाइड। और यही सेम रिएक्शन तुम्हारा RCH2XO, NaNO2 और KNO2 हो, और ये, और दूसरा तुम्हारा केस हो इसमें AgNO। यहाँ पर भी सेम रीजन से यहाँ पर जो कोड बनता है तुम्हारा RCH2ONO2 या ONO, और इसमें जो कोड बनता है तुम्हारा यहाँ पे RCH2NO2, दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन के साइड से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साइड से। एक ही टाइप का रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है। रीजन क्या हो इसका, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा NaNO2 का, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है Na+NO2-, और NO2- का स्ट्रक्चर क्या लिखते हो, N डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे ऑक्सीजन के साइड से अटैक करता है इस केस में, जब ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर जब ज्यादा हो। और AgNO2 में क्या होता है, यहाँ पे AgON डबल बॉन्ड O, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है, और जब आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोचना है तुम्हें कि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का कौन सा होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर लेस स्टेबल, दैट मीन्स ये नाइट्रोजन का ही लोन पेयर आकर के अटैक करता है इन केस ऑफ AgNO2। इसमें क्या बन जाता है तुम्हारा यहाँ पे, नाइट्रो अल्केन, नोट कर लेते हैं नाइट्रो अल्केन, और इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड, अल्काइल नाइट्राइड। ये दोनों रिएक्शन को नोट करो अच्छे से, दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। तो जहां भी स्पेस हो वहां पे दो रिएक्शन ये है,
फिर आगे वो देखेंगे इसमें, बट ईथर वाले केस पे नोट नहीं करो क्योंकि वहाँ पे और भी केस मूव करना रहेगा। तो इसको तुम नोट करो अच्छे से, पहले यहाँ पे है दोनों सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, और हर जगह क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा SN2, मिक्सम क्या हो रहा है यहाँ पर भी SN2, SN2 हर जगह SN2 हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 अब हो गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 13 14 15 16। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लोगे सब लोग C10। क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है द लिस्ट रिएक्टिव अल्काइल क्लोराइड टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिस्ट कौन सा रहेगा तुम्हारा, मिथाइल क्लोराइड है, एलाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, विनाइल। तो लिस्ट रिएक्टिव कौन सा रहेगा C5 में 4, क्योंकि विनाइल क्लोराइड तो कभी SN1 SN2 सो ही नहीं करता, ये विनाइल क्लोराइड है। ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड पे एक्टर डेवलप होती है, कभी बाहर जाएगा ही नहीं, ये SN1 SN2 सो ही नहीं करेगा, ये तुम्हारा लिस्ट रिएक्टिव है। तो C5 का आंसर आ जाता 4। C10 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो C10 में देखना है, सोचना है थोड़ा सा वहां पर। OH है, देखते हैं हम लोग C9 पे आते हैं, C10 कर लेते हैं, दोनों एक जैसा रिएक्शन ही है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारा CH3I और यहाँ पे दिया हुआ है KOH, और KOH को बोल रखा है कि ये 1 इक्विवेलेंट है। तो KOH 1 इक्विवेलेंट बोलने का मीनिंग क्या यहाँ पे है, K प्लस OH माइनस निकलियोफाइल भी और बेस भी है। बट एक पॉइंट ये याद रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप का कुछ भी होगा, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फास्ट ही होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन से है, तो ये OH माइनस इस H प्लस को पहले बाहर कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और जैसे H प्लस को बाहर करेगा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, फिनॉक्साइड आयन, और यही O माइनस जब इस कार्बन पे आकर अटैक करेगा I माइनस को बाहर करेगा। अब यहाँ पे SN2 हो रहा है, तो पहले एसिड बेस, क्योंकि ये 1 इक्विवेलेंट ही है, एसिड बेस रिएक्ट कर लिया तब इसके पास OH माइनस बचा नहीं, अब ये O माइनस आकर के अटैक करेगा, I को बाहर करेगा, ये कंपाउंड क्या बन जाता तुम्हारा OCH3, एनिसोल। आंसर क्या है तुम्हारा एनिसोल। C9 भी इसी टाइप का है, हम स्टार्टिंग में पढ़े थे रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल, कुछ याद हो। तो सोडियम मेटल का रिएक्शन अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा, जो sp कार्बोनेट कनेक्टेड हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन वो पढ़े या नहीं पढ़े, बता सब लोग यस या नो। सोडियम मेटल का रिएक्शन पढ़े हम लोग बिल्कुल, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। जब यहाँ पे Na इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हम लोग क्लास में किए हुए हैं, ये क्या बन जाता है तुम्हारा C माइनस Na प्लस, दैट मीन्स ये C माइनस निकलियोफाइल मिल गया, और वही निकलियोफाइल ये क्लास में क्वेश्चन किया गया है सेम, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में।
C माइनस, जैसे आकर के अटैक करेगा I माइनस को बाहर करेगा यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH, ये आंसर आ जाता है इसमें। ये कर सकते थे क्वेश्चन। C13 14, C13 में आइसोप्रोपाइल साइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, आई थिंक आप कर सकते हो क्वेश्चन 13 भी। C13 अब कर पाओगे, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड बोला जा रहा है, तो साइनाइड कब बनेगा? जब तुम्हारा रिएक्शन कब किसके साथ हो? KgCN सॉरी NaCN या KCN। यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन में? KCN, आइसोप्रोपाइल साइनाइड। KCN या HCN दिया रहे, दोनों में से कोई रहे। तो C13 का अगर सेकंड ऑप्शन में जाओगे वहां पे, तो सेकंड ऑप्शन में तो कंपाउंड्स का CH3 CH BR CH3 सही है, बट बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? KCN, ये आयंस में ब्रेक हो पाएगा CN माइनस। आंसर तुम्हारा आ जाता है इसमें सेकंड, क्योंकि KCN आ रहा है वहां पे। क्लियर है? KCN या NaCN से साइनाइड। C14 में बोला जा रहा है which of the following alkyl halide will readily gives SN2 reaction। तो SN2 रिएक्शन इजीली कब होगा? जहां पे क्राउडिंग कम होगा। तो सबसे कम क्राउडिंग कहां पे आ रहा है वो सोचना है तुम्हें। C14 में देखते हैं, C14 में वहां पे है। क्वेश्चन नंबर C14, सी तक देख लेते हैं, सब लोग देख लोगे, सेक्शन सी तक हो जाएगा अभी 2 मिनट में। C14 में देखने के सबसे कम क्राउडिंग जो आ रहा है, फोर्थ तो नहीं आ पाएगा, सेकंड नहीं आ पाएगा। अब 1 एंड 3 में, 1 में क्या आ रहा है? प्राइमरी, और थर्ड में क्या आ रहा है? सेकेंडरी। बट इसमें CH3 है तुम्हारा, और फर्स्ट ऑप्शन में CH3 ठीक है कि ये प्राइमरी है, बट यहाँ पे प्राइमरी कारण है बहुत ज्यादा लार्जर ग्रुप कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, और ये बैक साइड अटैक होता है, यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम क्राउडिंग जो आ रहा है थर्ड ऑप्शन में, दैट मींस वो रिडली रिएक्ट कर पाएगा, SN2 रिएक्शन दे पाएगा। तो आई थिंक आंसर थर्ड आ रहा होगा, चेक कर लो इसमें, क्योंकि सबसे कम क्राउडिंग वहां पे दिख रहा है, जहां पे कम क्राउडिंग SN2 फेवर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अभी छोड़ दोगे, हम लोग क्लास में करेंगे ये रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर का अभी स्टार्ट ही किए थे, ईथर जब पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। C16 ये क्लास देख लेते हैं, C16, बाकी डी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर C16 खुद से सोच सकते हो, मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे KOH है, एक ही इक्विवेलेंट है यहाँ पे है, दैट मींस ये OH माइनस कौन सा रिएक्शन करेगा? एक तो जब यहाँ पे आकर के अटैक करे तो ये Cl को बाहर कर दिया न्यूक्लियोफिलिक, बट दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि OH माइनस H प्लस को भी बाहर करेगा एसिड बेस रिएक्शन, और यही फास्ट होता है, ये पहले होगा यहाँ पे। OH माइनस H प्लस को बाहर करेगा O नेगेटिव, अब यही O नेगेटिव sp3 कार्बन है, 3D में है, ऐसा नहीं सोचना कि O माइनस इधर है। अब यही O माइनस आकर के इस क्लोरीन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर करेगा SN2। यहाँ पे फोर्थ क्या फॉर्म हो जाता है तुम्हारा इसमें O, और ये इस कार्बन में अटैच हो जाता है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने पहले भी बताया हुआ ये क्वेश्चन में C10 में। क्लियर? तो आंसर क्या आता? C16 का थर्ड। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसमें। सेक्शन डी, सेक्शन जी कर लिए होगे, जो लोग नहीं किए उसको कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको करने के बाद।
चलो ठीक है, तो मैं सेशन एंड यहीं पे कर दूं, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है अभी। बट एक बार कल का जो पेपर हुआ है, मैं पेपर शेयर भी करता हूँ, या फिर खुद से जा करके देखोगे बाकी फिजिक्स एंड बायोलॉजी का भी साइट पे मिल जाएगा तुम्हें, तो वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो भी चैप्टर हो चुका है। चलो ठीक है, मैं भी सेशन एंड यहीं पे करता हूँ।